हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम डेली करंट अफेयर का शो लेकर आते हैं। तो आज देखते हैं 25 मार्च के करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 25 मार्च करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब देखो, जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईएनसीबी का मुख्यालय कहाँ है? यानी आईएनसीबी का हेड किसे नियुक्त किया गया है, यानी अध्यक्ष ये किया गया है आपका जगजीत पवाड़िया को। ठीक है, पवाड़िया को किया गया और इसका हेडक्वार्टर हो गया आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं थोड़ा इनके, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेश बंसल को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, पढ़ते हैं थोड़ा इनके बारे में। अब देखो, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बोर्ड ने राजेश बंसल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, यानी सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले बंसल ने प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेश और भुगतान प्रणाली यानी टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पेमेंट सिस्टम के क्षेत्रों में आरबीआई में कार्य किया है। यानी इससे पहले इन्होंने फाइनेंशियल क्षेत्र में कुल मिला के आरबीआई में काम किया है। ठीक है, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया? यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन से जो पूर्व अध्यक्ष थे जिनका हाल में क्या हो गया, निधन हो गया? तो इसका आंसर आ गया आपका श्री कुमार बनर्जी। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखते हैं, ये पद्मश्री से सम्मानित है। ठीक है, ये देखो, पद्मश्री से सम्मानित परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और 1967 में बनर्जी एक वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए थे। ठीक है, यह आ गया इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो 1967 में बनर्जी जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसमें शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, अगला क्वेश्चन आ गया, किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के लिए 2025 तक यानी 4 साल की अवधि के लिए चुना गया है? ठीक है, तो ये चुना गया है आपको हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो इनको बैडमिंटन फेडरेशन ने चुना है। ठीक है, जो वर्ल्ड की है, पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। अब देखो, जो भारतीय बैडमिंटन संघ यानी इसके अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को 4 साल की अवधि के लिए 2025 तक परिषद के लिए चुना गया है, यानी 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा इसमें। ठीक है, तो जो शर्मा जो बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं को 236 वोट मिले, यानी ये कहाँ के वर्तमान में कहाँ के हैं, यानी ये एशिया के भी, एशिया बैडमिंटन फेडरेशन है जो, वहाँ के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, चुनाव के 31 सदस्यों में से 20 स्थानों के लिए चुनाव लड़ा गया था। थाईलैंड के उपराष्ट्रपति और स्विट्जरलैंड के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखो, इनको इस प्रकार से ये याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, अगला आ गया, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के तीसरे शुक्रवार को। ठीक है दोस्तों, मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, नोवेल है यानी जो साहित्य है, लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? यानी डबलिन साहित्य पुरस्कार ये जीता है आपका वेलेरिया लुसेली ने। ठीक है, इन्होंने किसके लिए? लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव के लिए। ठीक है, अब देखो, पढ़ते हैं। अब देखो, मैक्सिकन लेखिका, ये कहाँ की है? मैक्सिकन लेखिका लुसेली ने अपने नोवेल, जो उनका नोवेल था
लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव के लिए इस साल का डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिकन अमेरिकी सीमा पर बच्चों को उनके माता पिता से दूर रखने की अमेरिका नीति इस काल्पनिक नोवेल का आधार है। यानी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, ठीक है, जो बच्चे हैं, जो सीमा पर जो बॉर्डर पे बच्चे होते हैं, उनको उनके माता पिता से दूर रखा जाता है। ठीक है, तो इस नोवेल में जो है वो एक काल्पनिक रूप से दिखाया गया है। ठीक है, इसने 2020 में रेथवॉन्स फेलियो प्राइज भी जीता था। यानी 2020 में इसने रेथवॉन्स फोलियो प्राइज जीता है। ठीक है, यह दुनिया के सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यानी यह जो पुरस्कार है वो दुनिया के सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कार होते हैं उनमें से एक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपका, टोक्यो 2021 पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सी बनी है। यानी कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी है जो 2021 में क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए, तो ये आई आपकी पलक कोहली। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सबसे कम उम्र के भारत की पैरा बैडमिंटन स्टार पलक कोहली टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की बैडमिंटन खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, पलक ने अपने साथी अनुभवी पारुल परमार के साथ महिला युगल स्पर्धा के लिए योग्यता हासिल की है। ठीक है, तो जो पलक कोहली ये सबसे छोटी उम्र की बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की है। तो यानी तो संजीवनी परियोजना आ गई, ये लॉन्च की है आपकी हरियाणा सरकार ने। ठीक है, यानी जो हरियाणा स्टेट है इसने की है। अब देखो पंजाब की कैपिटल आ गई आपकी चंडीगढ़। ठीक है, राजस्थान की आ गई जयपुर, गुजरात की आ गई गांधीनगर और हरियाणा की भी आ गई चंडीगढ़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कर दिया होगा आपने ये। अब देखो ये कहाँ की योजना है, ये है हरियाणा सरकार की। अब देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यानी हरियाणा के सीएम हो गया आपके मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है। ठीक है, जो अस्पताल में जो क्या है कोविड-19 से के लक्षण जिनमें देखे जा रहे हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करने की एक पहल है। ठीक है, तो इन्होंने ये 24 मई को लागू की, यानी 24 मई को ये संजीवनी परियोजना लागू की। और ये संजीवनी परियोजना का बेसिकली एम ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ क्या करना है, इस वायरस के बारे में लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। ठीक है, जो कोविड की क्या आ रही है, सेकंड फेज चल रहा है जो कोरोना का, यानी दूसरी लहर चल रही है, उससे लोगों को जागरूकता प्रदान करनी है। ठीक है, इसके तहत लोग क्या कर सकेंगे, और इसके तहत क्या हो सकेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बेड की उपलब्धता हो सकेगी। यानी जो हॉस्पिटल्स में जो बेड होते हैं और आपके हॉस्पिटल में जो बेड की होगी, बेड जैसे हॉस्पिटल में बढ़ाए जाएंगे। दूसरा हो गया आपका जो ऑक्सीजन गैस से संबंधित समस्याएं होंगी उनको, ठीक है, उनके लिए विचार किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इसमें कुल मिला के हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आ गया आपका 23 मई को। क्या मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, अब देखो विश्व कछुआ दिवस 23 मई 2021 को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कछुओं और उनके आवासों के बारे में लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। इस दिन विशेष की स्थापना 1990 में अमेरिकन टोरटोइज रेस्क्यू द्वारा की गई थी। यह दिवस दुनिया के तेज़ी से गायब होते कछुओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे स्टार्टअप और कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है। यानी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कौन सी प्रौद्योगिकी क्या की है, लॉन्च की है। तो निधि 4, ठीक है, निधि 4 कोविड 2.0, यानी कोविड 2.0 यानी कोविड की जो दूसरा फेज चल रहा है, और निधि 4, ठीक है, तो ये वाली पहल शुरू की गई है किसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और ये देखो ये जो है देश में कोविड-19 महामारी निपटने के लिए केंद्र सरकार की
नवीन उत्पादों का विकास हेतु भारतीय स्टार्टअप तथा कंपनियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय। तो जो भारत की सरकार है, ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया है, जो क्या होंगे, जो स्टार्टअप होंगे, ठीक है, यानी जो नए नए बिजनेस स्टार्टअप होंगे या जो कंपनियां होंगी, इनको क्या करना है, वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। यानी वित्तीय सहायता प्रदान करनी है, यानी जो धन होगा, ठीक है, तो वो धन के रूप में इनको सहायता क्या करनी है, प्रदान करनी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपने ये देख लिया होगा पूरा सेशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल को लाइक कर दिया होगा, वीडियो को शेयर किया होगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दो यार, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो दोस्तों ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।